हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में, जहां मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ और यूपीएसआई यूपीपी और अपकमिंग जितनी भी वैकेंसीज़ है, जहां जहां पर जीएस आती है, उस लेक्चर सीरीज़ को हमने शुरू किया है, जहां पर हम लोग जीएस के सभी सेगमेंट को कवर करेंगे। तो हम लोगों ने इस कड़ी में शुरुआत करी थी मेडिवल हिस्ट्री की, जिसमें से हम लोगों ने 4 लेक्चर सीरीज़ के अंदर 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज हम उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो है 1206 से 1526 ईस्वी तक। इसको मामलुक सुल्तान भी कहा जाता है, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी या गुलाम वंश चलेगा। अच्छा, आपसे कभी भी पेपर में पूछे कि क्रोनोलॉजी बताइए दिल्ली सल्तनत की, तो उसकी ट्रिक है गुड़ खा तसले में। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये ट्रिक है जिस ट्रिक के माध्यम से आप जान सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंदर आने वाले सल्तनत का क्रम क्या है। सबसे पहला वंश आता है गुलाम वंश या मामलुक वंश। इसकी स्थापना करने वाले का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड है 1206 से 1210 ईस्वी तक। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, जो कि कुतुबी वंश से संबंधित था। ऐबक का राज्याभिषेक हुआ था जून 2016। ऐबक का, ये देखिए टाइम पीरियड गलत लिखा हुआ है, इसको मैं सही करवाऊंगा। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था और 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर उसे सुल्तान की उपाधि प्रदान करी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था और ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। ऐबक लाखों में दान दिया करता था, इसलिए उसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। अन्य नाम जो कि मोहम्मद गोरी ने दिए थे कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि हैं पील बख्श, लाख बख्श, कुशन खां, हातिम द्वितीय, मलिक, सिपह सलार। ऐबक के दरबार में हसन निज़ामी और फ़क्र मुदब्बिर रहते थे। ऐबक ने सूफ़ी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम का एक मस्जिद बनवाया था। 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते हुए लाहौर में घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और ऐबक की मृत्यु के बाद उसके सरदारों ने उसके बेटे आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बिठा दिया, लेकिन इल्तुतमिश ने अपदस्थ करके गद्दी पर अधिकार कर लिया। और इल्तुतमिश जो थे वो आएंगे अगले। अगर दिल्ली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो दिल्ली के जो संस्थापक थे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि मोहम्मद गोरी को भारत के अंदर सल्तनत स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, और दिल्ली का संस्थापक जो था वो अनंगपाल तोमर था, जिसका मूल नाम था बिलान देव। और दिल्ली का अन्य नाम था इंद्रप्रस्थ, योगिनीपुर, कुव्वत उल इस्लाम, इस्लाम का प्रमुख केंद्र, बगदाद 2। और तोमर वंश के शासक दिल्ली के नाम पर इसका नाम दिल्ली रखा गया। अनंगपाल द्वितीय ने लालकोट दुर्ग के वो थे, राजा थे। और राजस्थान के बिजौलिया अभिलेख 12वीं सदी में चौहान शासक विग्रह राज द्वारा धिल्लिका यानी दिल्ली में किसी उधारा नाम व्यक्ति द्वारा निर्मित बताया गया है। इस अभिलेख में तोमर एवं चौहान शासकों के बाद मोहम्मद गोरी से बलबन तक सुल्तानों की सूची शक कहकर दी गई है। और सुरबन अभिलेख जो कि 14वीं शताब्दी में मिलता है, उसमें दिल्ली के इतिहास के साथ दिल्ली के सुल्तानों को तरुष्क या तुर्क कहकर संबोधित किया गया। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हुआ और 1193 से दिल्ली भारत में गोरी के राज्य की राजधानी बन गई। और मोहम्मद हबीब के अनुसार दिल्ली सल्तनत ने 1192 में तराइन द्वितीय युद्ध में जन्म लिया था और 1526 में पानीपत की लड़ाई में कुछ मील दूर अंतिम अपनी सांस ली। ऐबक द्वारा किलाए राय पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग के चारों ओर निर्मित भवन महरौली दिल्ली के 7 नगरों में पहला था। इसके बाद अगले आते हैं इल्तुतमिश, जिनका टाइम पीरियड है 1211 से 1236। जाति थी इनकी इल्बारी तुर्क, पिता का नाम था ईलम खां, संस्थापक थे शमशी वंश या प्रथम इल्बारी वंश। शमशी वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। उपाधि थी सुल्तान सईद या भाग्यशाली सुल्तान, ये मिनहाज ने कहा था। सुल्तान आजम कथा नासिर अमीर उल मोमिन खलीफा ने यह उपाधि दी थी इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था इल्तुतमिश को। मकबरों का पितामह कहा जाता है इल्तुतमिश को। कुछ अभिलेखों में इसे ईश्वर की भूमि का संरक्षक एवं ईश्वर के सेवकों का सहायक कहा गया है इल्तुतमिश को। ऐबक ने इल्तुतमिश को अनिलवाड़ युद्ध दौरान खरीदा था और इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था।
और इल्तुतमिश दिल्ली का वैधानिक यानी वास्तविक सुल्तान था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से ली। उसने दिल्ली के गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन जल्दोज और नासिरुद्दीन कुवाचा को समाप्त किया। उसने दिल्ली को राजधानी बनाया और अपने नाम के सिक्के चलवाए। साथ ही उसने 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात तुर्काने चिहालगामी के संगठन की स्थापना की। इल्तुतमिश की दूरदर्शिता के कारण तुर्क राज्य मंगोल से बचा रहता है। इसमें इक्ता व्यवस्था लागू करी और 1226 में बंगाल को जीतकर दिल्ली सल्तनत का इक्ता बनाया। और इल्तुतमिश ने 1226 में ही रणथंभौर पर विजय प्राप्त की और परमारों की राजधानी मंदौर यानी मंदसौर पर अधिकार किया। साथ ही उसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। चांदी का टंका और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किए थे। इसकी सेना हश्म कुंतब या कल्पे सुल्तानी कहलाती थी। फिर इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया था। उसे मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। उसने दिल्ली में स्वयं का मकबरा भी बनवाया। साथ ही उसने बदायूं में हौजे खास और शमशी का भी निर्माण कराया। मिनहाज उल सिराज इल्तुतमिश का दरबारी कवि था। 1236 में बामियान के विरुद्ध अभियान के दौरान इल्तुतमिश बीमार हो गया, जिसके कारण उसे दिल्ली आना पड़ा, जहाँ अप्रैल 1236 में उसकी मृत्यु हो जाएगी और दिल्ली में आसीन के द्वारा निर्मित मकबरे में उसे दफनाया जाएगा। तुर्क सरदारों ने सुल्तान से शासन का अधिकार छीनकर नायब को सौंप दी और यह पद ऐतगीन को दिया गया। 1241 में जब मंगोलों ने पंजाब पर हमला किया, तुर्की सरदारों ने बगावत कर दिया और बहराम शाह को बंदी बना लिया और 1242 में उसकी हत्या कर दी। इल्तुतमिश के शासन काल में हजरते दिल्ली प्रतिभाशाली दिल्ली के रूप में जाना गया। इमामी के अनुसार अरब, खुरासान, चीन, बुखारा तथा अन्य स्थानों से प्रसिद्ध व्यक्तियों ने मधुमक्खियों की भांति पंक्ति बनाकर दिल्ली में निवास किया, जैसे पतंगे की झुंड दीपक को घेर लेते हैं। फिर अगले आएंगी रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्तानी का टाइम पीरियड रहेगा 1236 से 1240 में। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह अपनी मां शाह तुर्कान के सहयोग से गद्दी पर बैठेगा। शाह तुर्कान के अत्याचारों से परेशान होकर जन समूह द्वारा उसे अपदस्थ कर दिया जाएगा और रजिया को सुल्तान बनाया जाएगा। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया एकमात्र पहली महिला शासिका बनी। वह प्रथम तुर्क महिला शासिका भी थी। इनकी उपाधि का नाम है उमदत उल निस्वा और पूरा नाम था इनका जलालात उद्दीन रजिया। संस्कृत शिलालेखों में उसे जलालुद्दीन कहा गया। माता का नाम था तुर्कमान खातून कुतुब बेगम और सिक्के उसने चलवाए थे सुल्तान रजियत अल दुनिया वाल दीन बिन्त अल सुल्तान के रूप में सिक्के ढाले। कुबा और कुलह धारण किया। रजिया ने महिला वस्त्र त्याग कर पुरुषों के वस्त्र धारण किए। कबा यानी कुर्ता और कुलह माने पगड़ी, इसको धारण किया। नायाबे लश्कर हबीबुल्लाह के अनुसार नायाबे लश्कर का पद रजिया ने शुरू किया था। रजिया ने ख्वाजा मुहजबुद्दीन को निजामुल मुल्क की उपाधि दी, साथ ही उन्हें वजीर नियुक्त किया और मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू को कुतुलुक खां की उपाधि दी तथा सेना का प्रधान बनाया। तथा शीघ्र ही इनकी मृत्यु के बाद मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी को नायाबे लश्कर तथा मलिक इजुद्दीन ए कबीर खां को लाहौर की सूबेदारी दी गई। रजिया ने ऐतगीन को बदायूं का इक्तादार और अल्तुनिया को कबर हिंद यानी भटिंडा का इक्तादार बनाया। अल्तुनिया ने 1240 में सरहिंद में विद्रोह कर दिया। अंततः रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। 13 अक्टूबर 1240 को मार्ग में कैथल के निकट कुछ डाकुओं ने रजिया व अल्तुनिया की हत्या कर दी। साथ ही रजिया की सफलता का मुख्य कारण था तुर्क गुलामों की महत्वाकांक्षाएं, क्योंकि तुर्की गुलाम कभी नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान रहें। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि रजिया सुल्तान से पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह आएंगे 1236 में। इल्तुतमिश और खुदा बंदे जहाँ शाह तुर्का या शाह तुर्कान की संतान रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसका दूसरा पुत्र था। इल्तुतमिश का बड़ा बेटा नासिरुद्दीन महमूद उसके सभी बच्चों में सर्वाधिक योग्य था, लेकिन 1229 में उसका असमय निधन हो जाएगा। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया को बनाया, लेकिन प्रांतीय सूबेदारों एवं शाह तुर्कान ने षड्यंत्र कर रुकनुद्दीन को शासक बनवा दिया और उसे शासक बनाने में मुख्य भूमिका प्रांतीय सूबेदारों की थी। शाह तुर्कान एक तुर्कदासी थी और वह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला थी जिसने शासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। फिर अगले आएंगे मुइजुद्दीन बहराम शाह, जिनका टाइम पीरियड रहेगा 1240 से 1242 के बीच में। रजिया के तबरहिंद प्रस्थान करने के बाद तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश के तृतीय पुत्र बहराम शाह को सिंहासन पर बिठा दिया। साथ ही उसके बाद आएंगे अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि 1242 से 46 के बीच में रहेंगे। मसूद शाह इल्तुतमिश का बेटा सुल्तान फिरोज शाह का बेटा था। उसके शासन में समस्त शक्तियां नायब के पास हुआ करती थी। बलबन ने अमीर हाजिब का पद
प्राप्त करके अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की और जून 1246 में बलबन ने मसूद शाह को सिंहासन से हटा दिया और मसूद शाह की मृत्यु कारागार में हुई। फिर आते हैं नासिरुद्दीन महमूद, जो कि 1246 से 1266 ईस्वी तक रहेंगे। नासिरुद्दीन महमूद 10 जून 1246 को 16 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठेंगे। उसके सुल्तान बनने के समय राज्य शक्ति के लिए जो संघर्ष सुल्तान और उनके तुर्की सरदारों के बीच चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा और इनके शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में आ जाएगी और 1249 में बलबन को उलुग खां की उपाधि भी प्रदान किया जाएगा और नायाबे मामलिकात का पद देकर कानूनी रूप से शासन के संपूर्ण अधिकार बलबन को सौंप दिए जाएंगे। और 1266 में नासिरुद्दीन की मृत्यु होने पर बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और उसका उत्तराधिकारी बन गया। फिर अगले आते हैं गयासुद्दीन बलबन, 1266 से 1287 ईस्वी के बीच में रहेंगे। बलबन इल्तुतमिश की तरह इलबारी तुर्क था, साथ ही उसने 20 सालों तक वजीर की हैसियत से और 22 सालों तक सुल्तान के रूप में शासन किया था। रजिया के समय बलबन अमीर शिकार के पद पर था। बहराम शाह के समय वह आमीर आम्बूर आखुर अश्वशाला का प्रधान के पद पर था। बलबन ने राजत्व सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना की। बलबन की राजत्व सिद्धांत की कुछ विशेषताएं थी, जैसे सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ है, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन ने 40 तुर्क सरदारों के गुटों की समाप्ति कर दी। बलबन ने कई ईरानी परंपराएं जैसे सिजदा, भूमि पर लेटकर अभिवादन, पैबोस, सुल्तान के चरणों को चूमना प्रारंभ करवाया। बलबन ने रक्त और लौह की नीति भी अपनाई। उसने ईरानी त्यौहार नौरोज़ को भी प्रारंभ किया, साथ ही स्वयं को फिरदौस के शाहनामा में वर्णित आफरासिया वंश का बताया था। और बलबन ने एक पृथक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। साथ ही बलबन ने जिल्ले इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि भी धारण की। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के जो आखिरी रूलर आते हैं वो आते हैं कैकूबाद और शमशुद्दीन क्यूमर्स 1287 से 90 के लिए। बलबन ने अपनी मृत्यु से पहले अपने बड़े बेटे मोहम्मद के पुत्र कैखू शराव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन तुर्क सरदारों ने उसे मुल्तान का प्रांतीय शासक बना दिया और दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने एक षड्यंत्र के तहत बलबन के दूसरे बेटे बुगरा खां के बेटे कैकूबाद को सुल्तान बना दिया। कुछ समय बाद कैकूबाद लकवाग्रस्त हो जाता है और तुर्क सरदारों ने उसके अबोध बेटे क्यूमर्स को सिंहासन पर बिठा दिया और 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर दी और एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना की। तो आज हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश है गुलाम वंश या मामलूक वंश उसको निपटा लिया है, ख़त्म कर लिया है। अब कल के लेक्चर सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो लेक्चर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपका मेडिवल हिस्ट्री 2 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।